हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमपीसी 003। आपका थर्ड पेपर चल रहा है एमए फर्स्ट ईयर के लिए और यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 के पार्ट 1 को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोचेस के बारे में अंडरस्टैंड किया था। प्रीवियस वीडियो आप देखकर आएंगे ऑफ कोर्स। ये इस यूनिट का सेकंड पार्ट है। ये यूनिट 3 वीडियोस में कवर होगी। 3 पार्ट में इसको स्प्लिट करना ही हमें पड़ रहा है, क्योंकि एक एक पोर्शन काफी लेंदी है और एक्सप्लेनेशन डिटेल में जरूरी है। जैसा आप देख रहे हैं कि सो फार इसके 3 वीडियोस हो चुके हैं। इस MPC 003 के 3 वीडियोस आप देख चुके हैं। ये 4th वीडियो है और यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है। यूनिट 2 का थर्ड पार्ट इसके जस्ट बाद रिलीज होगा। तो चलिए, आज का जो यूनिट 2 का सेकंड पोर्शन है उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे आज। ये वाला जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, कैटल्स का ट्रेट अप्रोच, आइजेंक की ट्रेट अप्रोच, इसके अंदर ये 2 टॉपिक हो जाते हैं। उसके बाद ये 2 टॉपिक भी इसमें ही आते हैं। तो इतना पार्ट हम आज के में कवर करेंगे और उसके बाद गिलफोर्ड ट्रेट थ्योरी और 5 फैक्टर मॉडल हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए रहेगा। इसको तो इतना सब कुछ तो वैसे भी आज के एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। हमें शुरुआत करनी है कैटल्स ट्रेट अप्रोच से, तो पहुंच जाते हैं वहां तक। और सो फार आप वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपको लग रहा है, आपके अच्छे अच्छे फीडबैक्स आते रहते हैं। कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हैं थ्रू द कमेंट्स आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों के पॉजिटिव मोटिवेशन, मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है थ्रू योर कमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग। चलिए, बातें करते करते मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ जहां से हमें शुरुआत करनी है। कैटल्स की ट्रेट अप्रोच से शुरुआत करनी है। रेमंड कैटल का जो नाम है यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वही रेमंड कैटल हैं जिन्होंने 16 PF दिया है। और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आज हम 16 PF के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो आपका 7th पेपर है, 7th का जो पेपर है वो प्रैक्टिकल का पेपर है। वैसे तो MPCL 007 जिसका कोड है उसमें 16 PF एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसको आप प्रैक्टिकली कंडक्ट करते हैं। तो ये वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कैसे होता है, लेकिन उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि रेमंड कैटल का क्या कहना था अबाउट ट्रेट अप्रोच। वो ट्रेट्स को कितना इंपॉर्टेंट मानते थे पर्सनैलिटी को शेप करने में। देखिए, जो ट्रेट्स है ना, जिनको आपने एडजेक्टिव्स की फॉर्म में समझा है अभी तक, प्रीवियस जितने भी हमने वीडियोस में बात की है, तो आपने ये जाना है कि हमारे ट्रेट्स हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर कोई उन्हें इंपॉर्टेंट मानेगा। जितने भी आपके सामने साइकोलॉजिस्ट आएंगे जो एक्सप्लेन करेंगे ट्रेट्स को या उनका यूज बताएंगे कि किस तरह से रहा है, वो सभी ट्रेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सभी ये मानते हैं कि ट्रेट्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक है पर्सनैलिटी के। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बात बताई थी, यहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो रेमंड कैटल, ही इज कंसीडर्ड personality to be a he considered personality to be a pattern of trait providing the key to understanding it and predicting a person's behavior। किसी भी पर्सन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है ट्रेट्स की। जैसे अगर आपको ये पता चल जाए, कोई आपसे ये कहे कि एक XYZ पर्सन जो है वो बहुत चालाक है, तो अब अगर आप उसको उसके चालाकी वाले फैक्टर के बारे में पता चलेगा तो आप उसके साथ उसके बिहेवियर को जज कर सकते हैं कि अगर ये हमसे कुछ बात कर रहा है तो हो सकता है वो इसमें कोई चालाकी करना चाहता हो। ये एक एग्जाम्पल है, इसको बिल्कुल जनरलाइज मत करिएगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल की तरह ही मैं यूज कर रही हूँ, तो उसको ज्यादा वैसे जनरलाइज मत करिएगा कि हम क्यों किसी की बात सुन के उसको चालाक कह रहे हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल ये, रिलैक्स रहिए। तो अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रेट्स आर रिलेटिवली परमानेंट एंड ब्रॉड रिएक्शन टेंडेंसीज ऑफ पर्सनैलिटी। वो ये मानते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं ना वो रिलेटिवली थोड़ा परमानेंट होते हैं। ट्रेट ही तब है जब वो परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, बहुत फ्लक्चुएशन है तो वो बिहेवियर वैसे भी नहीं कहलाता है। दे सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये भी यही कह रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से इनको माना जाता है। मतलब हमारी पर्सनैलिटी इनसे बिल्ड होती है। ब्लॉक जैसे ब्रिक्स होती हैं, उसी तरीके से जैसे ब्रिक्स से एक मकान बनता है, उसी तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, ट्रेट्स जो होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। अब उन्होंने कुछ टाइप के ट्रेट्स में डिस्टिंग्विश किया। हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब 2 डिस्टिंग्विश को एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये अलग से भी शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स, एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनेमिक ट्रेट्स। तो ये 3 को भी आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, आपको नजर भी आ रहा है, हेडिंग की फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना। तो सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट्स क्या है और ये कैसे बने, पहले तो ये जानिए कैसे बने। जब ऑलपोर्ट ने बहुत सारे एडजेक्टिव्स को डिफाइन किया था, तो उनके बाद जब रेमंड कैटल का वर्क शुरू हुआ ट्रेट्स के ऊपर, क्योंकि ट्रेट्स को तो वो भी इंपॉर्टेंस देते थे, उस टाइम पर उन्होंने ये कहा, बस एक ही चीज का ऑब्जेक्शन था उन्हें, बाकी सारी चीजें वो एक्सेप्ट करते थे। जैसे ऑलपोर्ट ने कहा एडजेक्टिव्स की फॉर्म में समझ सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक से बहुत सारी चीजों को अप्रूवल दिया, तो उन्होंने भी दिया। एक चीज से वो थोड़ा सा एतराज करते थे, उनका ये कहना था कि जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो बहुत सारे ट्रेड्स एक ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे अभी मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगी, बहुत ही सिंपल।
जैसे हम किसी की ब्यूटी को डिफाइन करने के लिए उसको कह सकते हैं ये बहुत एलिगेंट है, हम कह सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सोबर है। ये सभी चीजें इंसान की ब्यूटी को ही तो डिफाइन कर रही हैं। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है, ये आप हर किसी को समझ में आ जाना चाहिए। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, वो ये ऑलपोर्ट का ये कहना था वो अलग अलग ट्रेड्स हैं, लेकिन जो रेमंड कैटल थे उनका ये कहना था कि ये ट्रेड किसी एक ही ट्रेड के टाइप को डिफाइन करते हैं। आप उनको बहुत सारे, इसीलिए इतने सारे ये होते जा रहे हैं, तो आप उनको बहुत सारे नहीं कह सकते, आप क्या कहेंगे, वो एक ही टाइप का ट्रेड है। अब अगर हम ऐसा करें तो क्लस्टर में चीजें डिवाइड हो जाएंगी। ब्यूटी के केस में इतने एडजेक्टिव्स इसकी कैटेगरी में आ गए, काइंडनेस के केस में जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, इतने इसके क्लस्टर बन गए। तो जब हम चीजों को सेग्रीगेट कर देते हैं तो वो ऊपरी ऊपरी नजर आने लगती है, कम नजर आने लगती है। मान लीजिए एक बच्चे के रूम में बहुत सारे टॉयज हैं, बहुत सारे टॉयज पड़े हुए हैं, और आप गए और आपने उस रूम में क्या किया, सेग्रीगेशन शुरू किया। जो एकेडमिक वाले हैं वो आपने एक तरफ रखे जिनसे सिर्फ पढ़ाई नॉलेज मिल सकती है। फिर उसके बाद आपने एक ऐसा कर दिया जो ड्राइंग से रिलेटेड है, जिसमें ड्राइंग से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, वो आपने एक तरफ कर दिए। तो जब जो जो ढेर था ना वो सिमट गया, क्योंकि जब आपने उनको सेग्रीगेट किया तो अब आप इजीली बता पाएंगे कि ये एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल भी नहीं, एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले टॉयज हैं। ये वाले टॉयज जो हैं वो बच्चे के इंटेलिजेंस को बिल्ड करने के लिए हैं, किसी मोटर स्किल को बिल्ड करने के लिए हैं। फिर तीसरा हमने क्या बात की थी अभी, मैं भूल चुकी हूँ, हाँ जो भी था ड्राइंग वाला था, ड्राइंग के लिए है। तो इस तरीके से हमने जब सेग्रीगेशन कर दिया तो हम मोटे मोटे तौर पर बता पाएंगे। अब ये जो 16 समझ रहे हैं ना, 16 पीएफ में जो 16 है वो काम ऐसे ही हुआ, लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ कि टॉयज फैले थे तो उठा के रख दिए, ये तो हमने बड़े आसानी से कर लिया। यहाँ पर एक मेथड यूज हुआ जिसे हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। यहीं पर आपको फैक्टर एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, फैक्टर एनालिसिस। मैं समझाऊंगी फिर भी कि होता क्या है। देखिए, फैक्टर एनालिसिस जो है वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज के बीच में कोरिलेशन फाइंड किया जाता है, स्टैटिस्टिकल वे में चला जाता है, और इस तरीके से यूज करके, मतलब प्रॉपर तरीके से यूज करके, इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज करके जो बहुत सारे ट्रेड्स थे ना उनमें कुछ ट्रेड्स को इम्पोर्टेंट मानते हुए उन्हें अलग किया, बिल्कुल अलग कर दिया। और उनकी नजर में कुछ 16 ट्रेड्स ऐसे निकल कर आए जिनको उन्होंने माना कि ये जो ट्रेड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको उन्होंने 16 प्राइमरी फैक्टर्स का नाम दिया, पर्सनालिटी फैक्टर्स का नाम दिया। तो फैक्टर एनालिसिस का कुछ इस तरीके से स्टैटिस्टिकल वे में यूज हुआ। यहाँ पे एक टर्म आई है कोरिलेशन, मेरे ख्याल से आप कोरिलेशन के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत क्विकली बता के आगे बढ़ूंगी। वैसे तो मैंने कई वीडियो बना रखे कोरिलेशन पे, लेकिन ये आपके थोड़े एफर्ट से कि आप उस वीडियो तक पहुंचे सर्च करके। तो कोरिलेशन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप। अगर दो दोस्त हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत एक जैसा सोचता है दूसरा वैसे सोचता है, तो उनका मतलब कोरिलेशन हाई है। दोनों एक ही पर्सन को हेट करते हैं, दोनों के थॉट्स एक ही टाइप के क्रिमिनल माइंड वाले हैं, तो भी उनका कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। क्योंकि जब हम एक ही डायरेक्शन में दो वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं तो वो कोरिलेशन हो जाता है। मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे इस कोरिलेशन के बारे में बात, आपको ये लग सकता है कि मैम ये बीच में से ट्रेड्स से उठ के कोरिलेशन की तरफ क्यों चली गई, ये तो स्टैटिस्टिकल टॉपिक है। मैं इसलिए चली गई हूँ क्योंकि फैक्टर एनालिसिस में भी कुछ इस तरीके की चीज होती है। मैंने अभी अभी आपके सामने एक बात कही थी, ब्यूटी का एग्जाम्पल दिया था कि ये वाला फैक्टर, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है तो हम एक टाइप का क्लस्टर में रख सकते हैं। बस अब आपको मेरे ख्याल से कोरिलेशन का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम क्यों ऐसी बात कर रहे थे। तो फिलहाल उन्होंने इस मेथड का यूज करके जो ट्रेड्स थे उनको मिक्स किया, कंबाइन किया, और लास्ट में उन्होंने कुछ डिफरेंट दिए, फैक्टर्स दिए। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। The observable qualities of a personality like kindness, honesty, helpfulness, generosity, etc. named as surface traits. जब हम सरफेस की बात करते हैं ना, सरफेस मतलब धरातल, कोई चीज जो नजर आती है, वो ट्रेट्स ऐसे होते हैं। ऑलपोर्ट हैज कॉल्ड दिस क्वालिटीज और ट्रेट्स एज सेंट्रल ट्रेट्स। इन्हीं को वो सेंट्रल कहते थे, सेंट्रल सेकेंडरी आपने पढ़े थे ना। Using questionnaires and observation, Kettle studied several thousand people and he reported certain cluster of surface traits. आ गया यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जितनी मैं आपको अभी बात कर रही थी, that appeared together from time to time. उन्हें लगा कि बहुत सारे सरफेस ट्रेट्स ऐसे हैं, काइंडनेस, ऑनेस्टी, अगर आप ये देखें, अभी नहीं को दो को देखिए, तीन को देखिए, ये कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए से लग रहे हैं। ये वही बात है जैसे ब्यूटी वाला एग्जाम्पल दिया, जैसे टॉयज वाला एग्जाम्पल दिया मैंने। He further reported that these were the clear evidence of some deeper, more general underlying personality factor, and he referred to those as source traits. तो उन्होंने उनको बेसिक ट्रेट्स की तरह से माना, source traits का नाम दिया। Source traits make up the most basic structure of personality and are the underlying factor that are responsible for the intercorrelation among surface traits.
ओके, सोर्स ट्रेट्स क्या होते हैं? बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी का बनाते हैं एंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर कोरिलेशन अमंग सरफेस ट्रेट्स। मतलब जो सरफेस ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं वो सोर्स ट्रेट्स कहलाते हैं। Although source traits are smaller in number than surface traits, yet they are better predictors of human behavior. We all possess the same source traits, but we do not possess them in the same amount. Intelligence is an example of source trait, and every one of us possesses this, but we all do not possess intelligence in the same amount. सोर्स ट्रेट क्या है? जो सरफेस ट्रेट के इंटरैक्शन से बनेंगे। बहुत सारे सरफेस ट्रेट्स हैं, जब वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक नया टाइप का ट्रेट बनाते हैं, मतलब होता तो उन्हीं से निकल कर आती है बात, तो वो सोर्स बन जाता है। और हम सभी में, जैसे इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोर्स ट्रेट का, कि सभी के अंदर इंटेलिजेंस होता है। क्यों इंटेलिजेंस को सोर्स में क्यों रखा गया है, सरफेस में क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि इंटेलिजेंस खुद कई सारे सरफेस ट्रेट से मिलकर बना है। इंटेलिजेंस अकेले क्या है? कभी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन उठा के देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें करी हैं। इंटेलिजेंस क्या है? हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, हमारी मेंटल कैपेसिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है, विटीनेस है, हाउ स्मार्ट वी आर। तो बहुत सारी बातें हैं जो इंटेलिजेंस के बारे में होती है। तो इसी वजह से इंटेलिजेंस एक सोर्स ट्रेट है, ना कि सरफेस ट्रेट। जो भी ट्रेट अपने आप में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन होगा वो सोर्स ट्रेट कहलाएगा। और ऐसा ट्रेट जो बहुत ही बेसिक लेवल पर होगा, मतलब उससे नीचे जाना मुश्किल है ना, मुश्किल असंभव तो नहीं है बट मुश्किल है, तो हम उसको कहेंगे सरफेस ट्रेट। सरफेस हो गया ना, बिल्कुल जो बिल्कुल आपको ऊपरी तौर पर नजर आती है वो जमीनी तो है जब तक आप उसे खोदने ना लग जाए, तो ऐसे ही समझ लीजिए इसको भी, ज्यादा इसीलिए एग्जाम्पल हो गया थोड़ा, ठीक है। सो कैटल फाउंड 23 सोर्स ट्रेट्स इन नॉर्मल पर्सन एंड 16 ऑफ विच ही स्टडीड इन डिटेल। फाइंड आउट तो उन्होंने 23 किए थे, लेकिन 16 को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और ये 16 आपके सामने है, जिसमें पीएफ जो 16 पीएफ टेस्ट है वो उन्हीं पर्सनालिटी फैक्टर्स पे बात करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल मत करिएगा, मैं खुद आपको ये जेन्युइनली बोल रही हूँ, ये आप रट नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर आपकी रटाफिकेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये लिख कर आने से अच्छा इंप्रेशन आएगा, लेकिन किसी को याद रह नहीं पाता है। मैं अगर एकदम ऑनेस्ट बात बोलूँ तो जबरदस्ती तो नहीं कहूंगी कि आप इसे रटिएगा जरूर, एग्जाम में लिखेंगे वरना मार्क्स कट जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका प्रेजेंटेशन है, आप अपने आंसर को कैसे ब्यूटीफुल बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये सारे फैक्टर्स लिखिए, लेकिन हाँ एक बार ओवरव्यू जरूर करिएगा। यही सारे फैक्टर्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है। तो 16 फैक्टर्स जो उन्होंने दिए थे पर्सनैलिटी टेस्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट रिसर्च प्रपोज 7 न्यू फैक्टर्स। इसके बाद उन्होंने कुछ 7 और फैक्टर्स भी इंक्लूड किए थे। और 16 सोर्स ट्रेट ने 16 पीएफ जो यूज होते हैं वो बहुत सारे नॉर्मल और न्यूरोटिक्स के बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए होते हैं। नॉर्मल और न्यूरोटिक्स का क्या मतलब हो गया? नॉर्मल मतलब जो लोग नॉर्मल होते हैं, नॉर्मली इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। न्यूरोटिक्स वो होते हैं जो इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहते हैं। न्यूरोटिक वो, आपने साइकोटिक वर्ड तो बहुत सुना होगा लेकिन न्यूरोटिक नहीं सुना होगा। न्यूरोटिक वो होते हैं जो इमोशनली अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, उनको न्यूरोटिक में कहते हैं। दे फेल टू असेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेविएंट बिहेवियर एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोटिक्स, क्योंकि इनका जो 16 पीएफ है वो साइकोटिक्स की सब कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं पकड़ पाता है। साइकोटिक कब होता है पर्सन, कहते हैं ना वो बहुत साइको हो गया है, पर हमें एक्चुअल में साइको वर्ड यूज ही नहीं करना होता है किसी के लिए, क्योंकि साइको होने का मतलब होता है कि वो पर्सन या तो बहुत ही सीवियर मेंटल स्टेट में होगा, हॉस्पिटलाइज्ड होगा, मेडिकेशन पे चल रहा होगा, या फिर वो उसका बिहेवियर इस तरीके का होगा कि आप तो डील भी नहीं कर पाएंगे जिसको आप साइको कह रहे हैं। तो नॉट एवरीवन इज साइको। जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए वो न्यूरोटिक वर्ड यूज होता है। कोई भी पर्सन न्यूरोटिक की स्टेट में होता है जब आपको उसका बिहेवियर नॉर्मल दिखता है लेकिन वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह दुनिया में रह रहा होता है, तो वो न्यूरोटिक होता है, ना कि साइकोटिक। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है तो किसी को भी उठा के साइको बोल देते हैं, और साइको तो वर्ड होता भी नहीं है, साइकोटिक होता है। तो साइकोटिक हम कब कहते हैं किसी को? जब वो बहुत ही एक्सट्रीम केस होगा उसका, और एक्सट्रीम केस हर किसी को ऐसे सामने से ना नजर आता है, और ना ही आप उतना, जब तक आप साइकोलॉजी वाले नहीं है, किसी हॉस्पिटल में आप डॉक्टर नहीं है, तब तक तो आपको इतनी आसानी से इतना करीब से केस देखने को मिलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, न्यूरोटिक जरूर आपके आसपास बहुत सारे घूमते हुए मिल जाएंगे, लेकिन आप उन्हें कभी न्यूरोटिक कहेंगे नहीं, और अगर कह भी देंगे तो शायद उन्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि न्यूरोटिक होता क्या है। खैर, तो हम बात कर रहे थे फिलहाल यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो ये जो थे ना, ये जो इनका 16 पीएफ है वो न्यूरोटिक्स को तो स्टडी कर पा रहा था, लेकिन साइकोटिक्स को स्टडी नहीं कर पाता है, उसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप पे। अभी तो एक ही टाइप की बात चल रही थी, सोर्स एंड सरफेस से आगे अभी निकले भी नहीं हम। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल ट्रेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स क्या होते हैं? दो टाइप के हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स और एनवायरमेंटल मोड ट्रेट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों ही की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स वो होते हैं हाउ और व्हाट वी आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, हम किस चीज के बने हैं, मतलब थोड़ा जेनेटिक्स की तरफ हमें लेके जाता है। विच आर डिटरमाइंड बाय नेचर और बायोलॉजी। जो भी हमारे ट्रेट्स हैं,
कुछ ट्रेट्स हमारे अंदर इनहेरिटेड होते हैं। मतलब आप देखते होंगे अक्सर कि जो बच्चे में ट्रेट्स दिखते हैं ना, वो पेरेंट्स में होते हैं, वो ट्रेट्स पास ऑन होते हैं। तो वो सारे ट्रेट्स जो होते हैं किसी पर्सन के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स कहलाते हैं। एनवायरमेंटल वो होते हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। हम बहुत सारे ट्रेट्स अपने अंदर डेवलप भी तो करते हैं, बहुत सारे स्किल्स डेवलप करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स तो हमें इस दुनिया में आने के बाद मिले हैं जो हमने गेन किए हैं, अपने एफर्ट से करे हैं। जैसे किसी पर्सन के बोलने को लेके अगर कोई बहुत प्रेस करता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो वो बोलना तो डेफिनेटली अपने उससे लेके नहीं आया होगा, वो बोलना धीरे धीरे लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वैसे भी दुनिया में आने के बाद ही होता है। तो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो डेफिनेटली एक एनवायरमेंटल ट्रेट में आएगा, क्योंकि उसने दुनिया में रहकर बहुत लोगों से कॉपी करके, इमिटेट करके या अपनी प्रैक्टिस करके जैसे भी सीखा है, एनवायरमेंट में रह के सीखा है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एनवायरमेंटल ट्रेट्स होती हैं यही हो गए। मोस्ट सरफेस ट्रेट्स फॉर कैटल रिफ्लेक्ट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। बहुत जितने भी ट्रेट्स कैटल ने दिए हैं उनमें मैक्सिमम के साथ क्या है कि वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मिक्सचर है। लेकिन वो खुद भी ऐसा कहते हैं कि कुछ सोर्स ट्रेट्स जो हैं वो पूरी तरीके से बायोलॉजिकल हो सकते हैं और कुछ जो है वो पूरी तरीके से एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। तो ये चीज उन्होंने एनवायरमेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल में समझाई है। सिंपल था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स वो हो गए। अब जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पूरी टेंशन नहीं लेनी है आपको दुनिया भर की बातों की। बस जो हमें जेनेटिकली रिसीव होते हैं ट्रेट्स, जो हम किसी भी पर्सन में दिखते हैं वो होते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर इसी तरीके से एनवायरमेंटल की बात करते हुए एनवायरमेंटल के में एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है। एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेट्स। अब ये एबिलिटी और टेम्परामेंट पहले डिफरेंस समझते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने की योग्यता, किसी भी काम को करने के हम जो लायक हैं, जो कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, वो हमारी एबिलिटी होती है। और टेम्परामेंट वो होता है जिससे हमारा एग्रेशन, इमोशन, बिहेवियर नजर आता है, टेम्परामेंट के थ्रू दिखता है। जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है तो आप उसका टेम्परामेंट कहेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे टेम्परामेंट का है जो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है ना। तो टेम्परामेंट ये बताते हैं। एबिलिटी के थ्रू हम कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी को देखते हैं। जब एबिलिटी की बात आती है तो कहते हैं कि उसके अंदर इस काम को करने की बहुत अच्छी एबिलिटी है, वो ही इज अ वेरी गुड राइटर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ टेम्परामेंट की बात नहीं है, यहाँ पे उसके उस किसी चीज को कर पाने की एफिशिएंसी की बात है। तो एबिलिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारी एफिशिएंसी से जुड़े होते हैं। जब भी आप किसी को प्रेस करते हैं या बुराई भी करते हैं फॉर सम रीजन, जैसे कि वो तो बहुत तेज नहीं दौड़ पाएगा पहाड़ों पे, मुझे पहाड़ों पे घूम के आई हूँ, एग्जाम्पल वो याद आ गया कि बहुत तेज वो पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकता, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तो आप उसकी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे उस आप जिस तरह से उसे डिफाइन करें वो उसकी एबिलिटी हो जाएगी। और टेम्परामेंट तब होगा जब किसी टाइप का इमोशन निकल कर आएगा, किसी भी टाइप का इमोशन होगा तो वो टेम्परामेंट से जुड़ जाएगा। कोई बहुत अफेक्शनेट है, बहुत प्यार करता है लोगों से, हर किसी से मिलता है तो बहुत प्यार से बात करता है, तो आप टेम्परामेंट में जोड़ देंगे, ये बिहेवियर से एसोसिएटेड होता है। फिर डायनामिक ट्रेट्स की बात होती है। जरा एक बार इसको भी क्विकली ओवरव्यू करा दूं, वरना लगेगा मैं सब छोड़ती जा रही हूँ, हालांकि सब कुछ कवर हो चुका है, सब कुछ है नहीं। Kettle has further subdivided traits into ability, temperament और dynamic trait. Ability refer to the person's skills in dealing with the environment and the goals set therein. Intelligence ability trait का example है। जब हम किसी चीज के लिए तारीफ करते हैं ना कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेगा, तो हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। फिर कैसे किसी गोल के टुवर्ड्स इंसान मूवमेंट करता है, बीइंग मूडी, इरिटेबल, इजी गोइंग, ये सब क्या है, टेम्परामेंट ट्रेट है जो भी हमारे इमोशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। Dynamic trait are person's motivation and interest which set the person in action towards the goal. A person may be characterized as being power seeking, ambitious और sports oriented. Dynamic traits में जो है वो हमारे ये तीन चीजें नजर आती हैं, एटीट्यूड, एजेस एंड सेंटिमेंट्स। ये नजर आते हैं कि कोई भी डायनामिक ट्रेट है मतलब पर्सन कितना ज्यादा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी का है, ऐसी पर्सनैलिटी का है जिसमें उसमें कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो हर कोई नहीं कर सकता, कोई किसी चीज के थ्रू पैशन दिखाना, एम्बिशियस होना, ये सब डायनामिक ट्रेट्स में आते हैं। Attitudes are dynamic surface traits which display specific manifestation of underlying motives. Urges are constitutional dynamic source trait. It is through urges that Kettle has given due recognition to innately determined but modifiable impediments of behavior. तो ये कुछ हम ट्रेट्स हैं, 10 एडजेस बताए हैं जो कि नजर आते हैं किसी भी पर्सन में, तो इतना कुछ खास नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, अब हम आइजेंक की टाइप और ट्रेट हायरार्की पे पढ़ेंगे जाएंगे। ये काफी पूछा जाता है, 10 मार्कर में मेरे से मुलाकात हो सकती है आपकी इस टॉपिक से, तो नोट कर लीजिए। और बहुत आसान है, सुपर डुपर इजी है। अगेन यहाँ पे न्यूरोटिक और साइकोटिक की बात आएगी तो मैं समझाऊंगी आपको, वैसे मैं समझा भी चुकी हूँ लेकिन चलिए फिर भी बताऊंगी। तो जो हैंस आइजेंक हैं, इन्होंने एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बात की थी पर्सनैलिटी की डायमेंशन की। अभी तक तो हम ट्रेट्स पे ही फोकस कर रहे थे, ट्रेट्स को पर्सनैलिटी का एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर बता रहे थे, या फिर ट्रेट्स से बिल्डिंग ब्लॉक हम कह रहे थे ट्रेट्स को। लेकिन इन्होंने बात ये करी, इन्होंने भी ट्रेट्स को यूज किया, पर इनका ये कहना था कि डायमेंशन होती है। जैसे कि
किसी भी चीज का या तो यहाँ पे मतलब एक पॉजिटिव साइड होगी, जैसे नंबर लाइन होती है ना मैथ्स में, बड़ा अच्छा एग्जांपल ध्यान आ गया मुझे। मैथ्स में नंबर लाइन सबने पढ़ी होगी, ये मत कहिएगा कि आपने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि बचपन में आप क्लास 1 2 में ही पढ़ लेते हैं नंबर लाइन। अब याद नहीं हो है तो वो अलग बात है, पर ये देखा सबने होगा कि यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2 3 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी चलता है ना। और ऐसे यहाँ पे भी होता है -1 -2 -3, ठीक है ना। तो ये नंबर लाइन जो होती है, जब हम इस तरफ को बढ़ रहे हैं तो चीजें बढ़ रही हैं, वैल्यू में बढ़ रही हैं, लेकिन जब इस तरफ जा रहे हैं तो चीजें कम हो रही हैं और बहुत कम हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप आइजेंक की थ्योरी को समझिए। उनका ये कहना है कि जैसे ये जो नंबर लाइन है, स्केल है, इसी पे समझिए आप। वैसे मैं इसका बड़ा यूज करती हूँ इस चीज को समझाने में, लेकिन फिर भी सेम ही बात है। जब हम किसी पर्सन में पॉजिटिविटी को देखते हैं, बहुत पॉजिटिव है, बहुत मोटिवेटेड रहता है, बहुत हैप्पी रहता है, तो आप उसे स्केल में कहाँ रखेंगे? 0 से ज्यादा दूर रखेंगे, क्योंकि आप उसकी पॉजिटिविटी को, हैप्पीनेस को, जो भी वो बहुत ज्यादा रेट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है, बहुत सब कुछ एक्सट्रीम वाला समझ लीजिए, तो वो 0 से दूर होगा, है ना। और जब किसी पर्सन को आप कह रहे हैं कि ये तो सो है, एवरेज है, तो वो कहाँ आएगा? लगभग 0 के आसपास आएगा, मिडिल में आएगा, ठीक है। और जब आप ये किसी की नेगेटिविटी, अपने दुश्मन के बारे में सोचिए थोड़ा सा, तो जो भी आपको कोई पर्सन बहुत नापसंद है, तो जब आप उसकी बात करेंगे तो उसे कहाँ ले जाएंगे? नंबर लाइन पे, स्केल पे दूर ले जाएंगे। तो मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो डायमेंशन की बात कर रही हूँ। डायमेंशन का मतलब ये हो गया, अगर इसको नेगेटिव ले लें और इसको पॉजिटिव साइड ले लें, तो अगर कोई भी पर्सन, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि कोई पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है, जिसको हम न्यूरोटिक्स कहते हैं, न्यूरोटिक पर्सन होता है वो, अगर पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है तो वो इस लाइन पर बहुत ही दूर जाएगा, मतलब इसके एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगा। ये बात आइजेंक कह रहे थे, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ उनका मैसेज पास कर रही हूँ। फिर उनका कहना था जो पर्सन बहुत इमोशनली स्टेबल होगा वो इसके एक्सट्रीम पर होगा। तो वो यही कहते हैं कि वो दोनों ही साइड किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के, पहली बात तो वो किसी एक ही साइड पे एग्जिस्ट करेगा, दोनों पे एक साथ नहीं कर सकता, और वो जिस साइड पे भी करता है उसके एक्सट्रीम पर होता है, उनका ये कहना था। वैसे तो ये बात बहुत हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि कोई चीजें मिडिल में भी फॉल होती है, लेकिन उनका फिर ये कहना था कि मिडिल में भी कितना, मिडिल में भी कितना, बिल्कुल 0 तो नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन आप मुझे बताइए, अगर सोशिएबल हम कहें उसको, उनकी डायमेंशन भी तो ऐसी थी, ये कोई एक्चुअल मैथ्स तो चल नहीं रही है। अगर कोई पर्सन, चलिए आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, फिलहाल इसी पे देखिए, अगर कोई पर्सन हम कह रहे हैं कि सोशल नहीं रहता, ठीक है, तो वो नहीं रहता ना, तो उनके हिसाब से वो एक्सट्रीम है। वो ये नहीं कि 0 नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं हो सकता, 0 कोई कुछ नहीं होता है, वो तो मैथ्स में होता है। तो फिलहाल आइजेंक की ट्रेट थ्योरी क्या कहती है? ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हेंस आइजेंक हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट पर्सनालिटी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय जीन्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव वेरी लिटिल रोल टू प्ले इन इट। ये भी बात इनकी ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही कहा था ऐसा। He opined the personality is more or less stable in enduring organization of person's character, temperament, intellect and physique. उस अपनी डेफिनेशन में ही हैज emphasized upon traits। उनका कहना था कि जो भी स्टेबल और इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी पर्सन की, जिन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं, जब वो एक साथ जुड़ती हैं तो वो एक टाइप बनाती हैं, वो पर्सनैलिटी का एक टाइप बनाती हैं। आइजेंक्स व्यू पॉइंट इज पर्सनैलिटी इज हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टिंग ऑफ टाइप्स, ट्रेट्स एंड हैबिट। अब जो बात आप समझने वाले हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी लगेगी आपको, आसान भी लगेगी, ठीक है। पहले हाईलाइट कर दूं थोड़ा, कंसिस्टिंग ऑफ टाइप्स, ट्रेट्स एंड हैबिट्स। At the lowest level of Eysenck's hierarchy are the single responses like action or thoughts। एक एक लाइन समझिएगा, बहुत आसान चीज बता रही हूँ, बहुत सिंपलेस्ट वे में बताऊंगी। उनका ये कहना था कि जब आप किसी पर्सन के बिहेवियर को जानते हैं, किसी पर्सन के टाइप को डिफाइन करते हैं, ये इस टाइप का है, सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले उसका कोई बिहेवियर या एक्शन होता है, कोई भी थॉट, उसकी मुंह से निकली हुई कोई बात, जिसके बेसिस पे आप जज करते हैं, अच्छा ये ऐसे थॉट रखता है, इसका मतलब ये तो इस टाइप का पर्सन है। आप किसी से मुंह से कुछ सुनते हैं या उसे कुछ करते हुए देखते हैं, तो या तो वो एक्शन होगा या फिर कोई थॉट होगा, कोई भी रिस्पॉन्स होगा, जिसको हम कहाँ रखेंगे, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्किप कर लेती हूँ कि मुझे स्पेस चाहिए समझाने के लिए, है ना। तो हम क्या, सबसे बॉटम पे क्या होंगे उसके? एक्शन, थॉट, ये सब हमें नजर आएंगे बॉटम लेवल पर, ठीक। लोएस्ट लेवल पर रेगुलरली अकरिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम फॉर्म हैबिट्स एंड रिलेटेड हैबिट फॉर्म ट्रेट्स। अभी आगे नहीं जाते हैं। अब ये जो उसके एक्शन है, थॉट हैं, ये जब कॉन्स्टिट्यूट होंगे, कॉन्स्टिट्यूट मतलब हम जो सोचते हैं, थॉट हमारे होंगे, उनको हम बिहेवियर में तो लाएंगे ना, तो उनका कॉम्बिनेशन चलेगा, मतलब मैंने कुछ सोचा वैसा बिहेव किया, फिर मैंने अगले दिन कुछ सोचा वैसा बिहेव किया, एक ही दिन में 50 बार ऐसा होता है। तो जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? हैबिट। पर क्या हमारे अंदर एक ही टाइप की हैबिट होती है? थोड़ा स्पेलिंग को ध्यान देना।
क्या हमारे अंदर सिर्फ एक ही टाइप की हैबिट होती है? नहीं, हमारी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, डिफरेंट। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होंगे उसी हिसाब से, जैसे एक्शन वन और थॉट वन आपने मान लिया, फिर कोई दूसरा एक्शन, कोई दूसरा थॉट, ये भी तो होगा, एक ही चीज तो होगी नहीं। इनसे भी कोई हैबिट बनेगी, थोड़ा मेरी स्क्रीन पे स्पेस कम है, इनसे कोई हैबिट बनेगी, इसी तरीके से कोई तीसरी हैबिट बनेगी, इसी तरीके से कोई फोर्थ हैबिट बनेगी। डिफरेंट हैबिट्स होती है हमारी, वो सब फॉर्म हो जाएंगी। तो जो रोजाना में होने वाले रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या फॉर्म करेंगे? हैबिट फॉर्म करेंगे। एंड रिलेटेड हैबिट फॉर्म ट्रेट्स। ये सब आदतें भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं किसी चीज को लेकर, किसी पर्सन के टुवर्ड्स हमारा कुछ ऐसा बिहेवियर है और किसी चीज को लेकर है, तो वो दोनों भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, है ना। तो जब हमारे डिफरेंट हैबिट्स इंटरेक्ट करती हैं तो वो ट्रेट्स फॉर्म करती हैं। डिफरेंट हैबिट्स क्या करती हैं? मिलके ट्रेट्स फॉर्म करती हैं। जब ये इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा तो T1, T2, T3 इस तरीके से हमारे कई सारे ट्रेट्स बनेंगे। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे ट्रेट्स होते हैं ना वो हमारी हैबिट्स से ही बनते हैं। और वो हैबिट कहाँ से बनती हैं? किसी ना किसी एक्शन, थॉट्स, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो हम नॉर्मली करते हैं। अब वो ट्रेट्स तक हम पहुंच गए। एंड सेवरल ट्रेट्स क्लस्टर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ टाइप और ऑल्सो नोन एज सुपर फैक्टर। अब डिफरेंट ट्रेट्स हैं हमारे अंदर, आप काइंड हैं, आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप हेल्पफुल हैं, आप पोलाइट हैं, ये सब आपके डिफरेंट ट्रेट्स बने। और ये किससे बने? वो जो जो आपने अलग अलग हैबिट्स आप फॉर्म करते थे, तो इससे बनेगा। अब जो हमारे डिफरेंट टाइप क्या बना लिए थे हमने, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? ट्रेट्स तक पहुंच गए थे। इनसे मिलकर क्या बनेगा? हमारा कोई एक टाइप बनता है जिस जो हम कहलाते हैं। जब हम अपने बहुत सारे ट्रेट किसी को दिखाते हैं ना, मतलब किसी के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेट्स आपको दिख जाए तो आप कहते हैं ये तो बहुत ही आइडियल टाइप पर्सन है। मैंने ये आइडियल टाइप बोल दिया, आइडियल कोई फिक्स टाइप नहीं है, मतलब हम कुछ भी टाइप कहते हैं किसी को, वो टाइप बनते ऐसे ही हैं, या फिर उसको सुपर फैक्टर का भी नाम दिया जाता है। ये पैराग्राफ देखा कितना छोटा सा था, पर इसमें बात बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो ये जो हमारा टाइप है ना, यही हमारा सुपर फैक्टर कहलाता है। सुपर फैक्टर कि हमने हमारा कोई भी ऐसा पर्सनैलिटी फैक्टर जिससे हम डिफाइन होते हैं, वो हमारा सुपर फैक्टर है और वो हमारा टाइप है। तो जब हमारा टाइप बनेगा तो वो इतना मिडिल में नहीं हो सकता, सेंटर पे नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, उसकी कोई डायमेंशन होगी। या तो हमारा सुपर फैक्टर या टाइप बहुत अच्छा बनेगा या हमारा बुरा बनेगा। हमें कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ये तो हर बात में नॉर्मली है। आपको कैसे कोई कह देगा हर बात में कि आप बिल्कुल एवरेज पे आते हैं? आप भी नहीं कह सकते किसी के बारे में। तो ये हो गई बात। 10 types are most abstract followed by traits and then by habits and then finally by responses at the beginning level। अब उल्टा चल दिया इस लाइन में। जो टाइप हैं वो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्लियरली नजर आते हैं, जो कि किससे बनते हैं? ट्रेट से बनते हैं। और वो किससे बनते हैं? हैबिट से बनते हैं। एंड देन फाइनली बाय रेस्पॉन्सेज एट द बिगिनिंग। शुरू में हमारे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, आप मैंने एक्शन और थॉट लिखा है, रिस्पॉन्सेज बिहेवियर कुछ भी लिख सकते हैं आप। और इस तरीके का अगर आप एक चार्ट भी बना देंगे ना आइजेंक के, जो आप आइजेंक के थ्योरी लिखते वक्त, तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी, लेट मी टेल यू। तो अब हम कहाँ थे? ईच ट्रेट इज इन्फरेंट फ्रॉम अदर कोरिलेशन अमंग हैबिचुअल रेस्पॉन्स। मैंने समझा ही दिया ये बात, अब इतनी ज्यादा लंबा नहीं करती हूँ। मुझे एक छोटे से ब्रेक की भी नीड फील हो रही है, पर मैं सोच रही हूँ इसको तो फिनिश कर दूँ, लेकिन ये फिनिश नहीं होगा, अगले 5-7 मिनट तो मुझे लगेंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, छोटा सा ब्रेक ले ही लेती हूँ। आप लोग रीडिंग करिए तब तक स्क्रीन पर। ओके, तो आपने रीडिंग कर ली होगी। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ मैं आपको रीडिंग करने के लिए, आपको मुझे ही पॉज करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हमने ये मैप समझा था ना, जो ये मैप मैं आपको दिखा रही थी पूरा समझा के बना के, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसी को एक एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपने जो भी प्रोसेस समझा वो एग्जाम्पल से समझिए कि एक्स्ट्रा वर्जन है इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्व्ड इंटर कोरिलेशन अमंग ट्रेट्स लाइक लाइवलीनेस, सोशियबिलिटी, एक्टिविटी एंड एक्साइटेबिलिटी। चलिए मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा वर्जन है ये सुपर फैक्टर है, ठीक है। फिर लाइवलीनेस, सोशियबिलिटी, एक्टिविटी एंड एक्साइटेबिलिटी, ये क्या है? हमारे ट्रेट्स हैं, T1, T2 और तो नहीं है कोई, यस, T3, T4। Each of these traits is inferred from their correlation among habitual responses such as, for instance, going to club, liking to talk with people, taking part in any social activity, spur of the moment। ये जो है क्या है? H1, H2। ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये हो गया H2, ये हो गया H3। समझ रहे हैं ना? जो अगर आपको वो मैप समझ में आए तो ज़्यादा मुझे अपना मेहनत यहाँ पे करनी नहीं पड़ेगी। These habits are themselves inferred from some observable specific response like real occasion where the person actually went to club, talked with people। ये जब काम किसी पर्सन ने करे तो ये वो responses या action thought हैं
जो हमने सबसे बॉटम में देखे थे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है वो हमारा सुपर फैक्टर नजर आता है। सुपर फैक्टर मतलब हमारा टाइप। मैंने इसीलिए जानबूझ के एसएफ लिखा था क्योंकि टी हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे। तो अब आइजेंग ने काम तो बहुत अच्छा किया, समझाया बहुत अच्छा, मेहनत करी। फिर बहुत सारे फैक्टर एनालिसिस करने के बाद जो उन्होंने डिफरेंट डेटा मिला, उस पर उन्होंने 2 मेजर डायमेंशंस बताई। एक तो को उन्होंने कहा एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन, जो आप ऑलरेडी बहुत बार में बता चुकी हूँ, जानते हैं। दूसरा उन्होंने कहा न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी। न्यूरोटिक के बारे में समझा चुकी हूँ, अभी बताया था मैंने आपको, और समझा दूंगी, डोंट वरी। लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही एक थर्ड डायमेंशन जोड़ी जिसमें साइकोटिसिज्म वर्सेस इम्पल्स कंट्रोल। उन्होंने कहा ये जो आपको 6 नजर आ रहे हैं टॉपिक, 6 का मतलब पेयर में है, तो या तो पर्सन एक्स्ट्रावर्जन पे हाई होगा या इंट्रोवर्जन पे हाई होगा, या तो पर्सन न्यूरोटिसिज्म पे हाई होगा या स्टेबिलिटी पे होगा, या फिर साइकोटिसिज्म और इम्पल्स, एक साथ दोनों में नहीं हो सकता, ऐसा आइजेंग कहते थे। ठीक है, उन्होंने कहा इंडिविजुअल डिफरेंस भी इसमें रोल प्ले करता है। और चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन आप जानते हैं। जो लोग एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं वो सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, चीजों को बहुत एक्टिवली करते हैं, उनके अंदर एनर्जी लेवल हाई होता है, सोशली उनके अंदर एक हाईनेस देखी जाती है। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर व्हाइल। तो एक्स्ट्रावर्जन की बात हो गई। इंट्रोवर्जन में वो पर्सन होते हैं जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहते हैं। इंट्रोवर्ट इन द सेंस, आजकल तो इंट्रोवर्ट होना भी अपने आप में एक ऐसी बात है, लोग बहुत से कहते हैं कि हम तो इंट्रोवर्ट हैं, सो दे फील गुड। ऑफ कोर्स बीइंग इंट्रोवर्ट इज नॉट समथिंग फीलिंग बैड अबाउट। तो इंट्रोवर्ट में लोग थोड़ा सा सोशली विड्रॉन रहते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते हैं, लोनलीनेस ज्यादा होती है। एट द सेम टाइम इसी में हम डिफाइन किया गया है जो लोग इमोशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा वॉल्नरेबल होते हैं, जो खुद को संभाल नहीं पाते इमोशनल लेवल पर, उनको हम न्यूरोटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। और न्यूरोटिक जो होते हैं वो लिखा है कि सम न्यूरोटिक्स में एग्जिबिट ऑब्सेशनल और इम्पल्सिव सिम्टम्स एंड सम में शो अनरीजनेबल फियर ऑफ ऑब्जेक्ट पर्सन प्लेसेस एक्सेट्रा। न्यूरोटिक्स जो होते हैं वो किसी न किसी एंग्जाइटी में आपको दिखेंगे, क्योंकि जहां पर भी इमोशनल का इम्बैलेंस होगा वह इस तरीके की चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। एंग्जाइटी होना, किसी चीज को लेकर ट्रबल रहना, कंफ्यूजन की स्टेट में रहना, चीजें ना कर पाना। बट एट द सेम टाइम जो दूसरे लोग होते हैं जो बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, वो आपको किसी भी सिचुएशन में जल्दी टूटते हुए नजर नहीं आएंगे, जल्दी बिखरेंगे नहीं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, खुद के ऊपर उनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। सबसे अच्छी बात तो ये है उनके कहने के लिए। तो ये आपने समझा। फिर इन्होंने और डिफाइन किया साइकोटिसिज्म, इम्पल्स कंट्रोल को। साइकोटिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेट्स सच एज बीइंग इनसेंसिटिव टू अदर्स, हॉस्टाइल एट टाइम्स, क्रूअल एंड इनह्यूमन। अब आप दिख रहा है ना, क्रूअल, इनह्यूमन तक वर्ड यूज हो गया उनके लिए। तो साइकोटिक जो लोग होते हैं दे शो डेविएंट बिहेवियर, इतना ज्यादा उनका बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है कि वो संभाल नहीं पाते खुद को और दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। काफी इनह्यूमन बिहेवियर दिखा सकते हैं। जो उनके अंदर मेजर इश्यू होते हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी मेजर वाले, बड़े वाले। न्यूरोटिक्स जो होते हैं वो इमोशनल लेवल पर ही दुखी होते हैं, लेकिन साइकोटिक जो होते हैं वो इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि वो खुद भी नहीं जानते होते कि वो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उनके साथ के लोग ही समझ पाते हैं। इम्पल्स कंट्रोल एट द सेम टाइम, जो लोग अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं या कहें नॉर्मल होते हैं, सीधे सीधे कहिए जो लोग नॉर्मल होते हैं, और साइकोटिज्म में जो लोग अब नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है इनहिबिशन थ्योरी। आज की क्लास का मैंने ना कुछ टाइम देखा है और ना ही मुझे कुछ आइडिया है कि मैं कितनी देर से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब क्लास इंटरेस्टिंग होती है तो खुद ही मन नहीं करता कहीं पे रुकने का, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 33 मिनट्स ही हुए हैं, और लगभग 40 मिनट्स तो मैं वैसे भी मान के चलती हूँ कि क्लास तो होगी होगी। इनहिबिशन थ्योरी को कवर करेंगे और एक थ्योरी और है उसे भी कवर करेंगे, ये भी छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। Ising developed a theory called inhibition theory to explain why people who differed along the various dimensions should behave differently from one another. उनका ये कहना था कि जब आपने डायमेंशन पे मेजर किया, लोगों को टेस्ट अप्लाई किया, ईपीक्यू का एक्सपेरिमेंट है पूरा प्रॉपर, ये आयो साइकोलॉजी के लिए ज्यादा यूज होता है, आयो साइकोलॉजी में काफी ज्यादा यूज होता है, वैसे काउंसलिंग वगैरह में भी लोग करते हैं, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ, वैसे तो साइकोलॉजी में यूज ही होता है। तो उन्होंने कहा कि जो अलग अलग लोगों का बिहेवियर होता है वो एक दूसरे से अलग क्यों होता है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई। अकॉर्डिंग टू आइजेंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलोंग द एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन डायमेंशन आर स्ट्रांगली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी एंड हैव देयर बेसिक ऑर्गन्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजिकल स्टडी की थी जिसको उन्होंने बताया। टेफ्लोव एंड पैवलोव के वर्क को उन्होंने एक्सपेंड किया था। Ising pointed out that extroverts have relatively stronger inhibitory process and very weak excitatory processes. दोनों प्रोसेसेस को डिफाइन किया गया था कि किस तरीके से इंट्रोवर्ट में और एक्सट्रोवर्ट में ये अलग उल्ट एक दूसरे के ऑपोजिट, जस्ट उल्टा वर्क करता है, जिसकी वजह से
जो एक्साइटमेंट का होता है ना, किसी भी, जैसे आपने जो एक्सट्रोवर्ट देखे वो एक्साइटमेंट पे हाई होते हैं, इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो लो होते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने इसको रिस्पॉन्सिबल माना था। Besides, their nervous system are strong, which forces them to tolerate a large capacity of stimulation. Introverts, on the other hand, have very strong excitatory processes and weak inhibitory processes. Apart from this, their nervous system is weak, which means that they have a small capacity to tolerate stimulation. Stimulate हो जाना मतलब किसी चीज को देखकर ट्रिगर हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, ये दोनों में फंक्शनिंग अलग अलग होती है, दोनों के ब्रेन का प्रोसेस एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट होता है। इसी वजह से कोई पर्सन इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट दिखता है। ऐसी बात क्यों आ रही है, ब्रेन का टॉपिक क्यों उठ रहा है? क्योंकि आपने शुरू में ही देख लिया था, जब मैंने आइजन की थ्योरी की पहली लाइन बोली थी ना, मतलब यहाँ से रीड की थी, उसमें मैंने आपको ये मेंशन किया था कि ये वो पर्सन थे जिन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल ज्यादा माना था, एनवायरमेंटल का कम माना था। तो इसी वजह से इन्होंने ये रिसर्च करके इस थ्योरी को दिया। Introverts are more cortically aroused and their brains react quickly and strongly to stimuli. जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनका जो ब्रेन है वो क्विकली रिएक्ट करता है किसी भी रिएक्शन को देखकर। As such, they tolerate relatively small amount of stimulation. Consequently, strong stimulation from the environmental proves to be aversive for them, and they tend to spend more time in aloof activities like reading, writing. तो ये इस तरीके का बायोलॉजिकल हो जाता है। फिर आती है अराउजल थ्योरी। अराउजल थ्योरी क्या कहती है? रिसेंटली इनहिबिशन थ्योरी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अराउजल थ्योरी बाय आइजन बिकॉज इनहिबिशन एंड एक्साइटेशन, ऑल्दो वर वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट्स, वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असेस। अब जो स्टिमुलेशन का प्रोसेस था, जो एक्साइटमेंट था, वो मेजर नहीं किया जा सक रहा था आसानी से, तो उसको अराउजल से रिप्लेस किया गया। तो यहाँ पे अराउजल थ्योरी हैज एडवांटेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द फिजियोलॉजिकल सिस्टम अंडरलाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी। अराउजल थ्योरी की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के फिजियोलॉजिकल सिस्टम में डिफरेंस है वो क्यों है। जब हम बायोलॉजिकल पर प्रॉपर नहीं जा पाते, ब्रेन तक नहीं जा पाते, तो फिजियोलॉजिकल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अराउजल थ्योरी डिफरेंसेस इन द बिहेवियर ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स आर ड्यू टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ ascending reticular activating system, जिसको RAS कहते हैं, which is a network of fibers going upward from the lower brain stem to the thalamus and cortex। जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ना, वो कैसे वर्क करता है कि जैसे अगर आप किसी भी कोई थॉट आपके माइंड में कंटिन्यूस चल रहा है, और मान लीजिए आपने कोई पिंक कलर की ड्रेस देखी जो आपके माइंड में थी, देखी नहीं, आपके माइंड में थी, आपने कुछ सोचा ऐसा किसी भी चीज के बारे में, और जब आप मार्केट से निकले तो आपको कहीं भी जैसी पिंक कलर की कोई ड्रेस दिख गई सडनली, तो आप एकदम से एक्साइटेड होकर उसके टुवर्ड्स रिएक्शन दे देते हैं। ये नॉट जस्ट द ड्रेस, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। जैसे कोई फ्रेंड आपका जिससे आप सडनली मिले और आपके माइंड में हो कि आप कभी उससे मिलना चाहते थे, वो अचानक से दिख जाए। वैसे भी कोई फ्रेंड मिलता है तो एक्साइटेड तो हम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में ये रहे पहले से भी कि आप उससे मिलना चाहते थे, उसे देखना चाहते थे, तो आपको दिख जाए, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल एकदम से बढ़ जाता है, अराउजल एकदम से बाहर निकलने लगता है आपका। तो वही चीज ये बताते हैं कि वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की हेल्प से अंडरस्टैंड किया जा सकता था, और जो कि प्रीवियस थ्योरी में उतने अच्छे से नहीं किया जा रहा था। ARS and cortex become reciprocal, that is ARS activate the cortex which in turn influences ARS either by increasing or inhibiting the excitability। जब इनका आपस में रिलेशनशिप होता है तो जो कॉर्टेक्स होता है हमारा, जो ब्रेन के स्टेम से ऊपर की तरफ जा रही होती हैं चीजें, उसमें हमारे एक्साइटमेंट को कितना इंक्रीज हो रहा है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। Ising was of the view that introverts have innately higher level of arousal than extroverts. As a result, they are more likely to be sensitive to stimulation। उनका ये मानना था कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अराउजल के टुवर्ड्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेशन के टुवर्ड्स भी सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो भी हमारे ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, सिंगुलम, सेप्टम, हाइपोथैलेमस, ये इमोशंस को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्हीं की फंक्शनिंग को ट्रेस करते हुए हम फाइनली फिगर आउट कर पाते हैं कि किसी भी पर्सन में कोई पर्सन इमोशनली किस तरीके का है, न्यूरोटिक है, सोशिएबल है, कैसा है, ये सब चीजें उसमें से निकल कर आती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा आई थिंक, हाँ बस ये फिनिश हो गया हमारा गिलफोर्ड की ट्रेट थ्योरी, आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, लगभग हमारा वही हो गया होगा जो वीडियो का एक क्लास का टाइम होता है प्रॉपर। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑलवेज डू। Thank you so much. See you super soon in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.